हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे प्रीलिम्स एग्जाम नज़दीक आ रहा है स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन, घबराहट, पैनिक बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने कम टाइम में हो सके हम जितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइनली रिवाइज कर पाएँ और प्रीलिम्स एग्जाम में जो जनरली हमसे गलतियां होती हैं उनको हम अवॉइड कर पाएँ। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से कुछ इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करेंगे और जनरली जो गलतियां हम करते हैं उन गलतियों को भी हम एक बार कोशिश करेंगे कि हम एक बार रिकॉल कर पाएं ताकि हम एक्चुअल एग्जाम में वो गलतियां ना करें। तो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, उसके बाद ये टॉपिक न्यूज में भी रहा है बिकॉज ऑफ द अरेस्ट ऑफ सोनम वांगचुक, बिकॉज ही वॉज अरेस्टेड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। अब एनएसए के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इट इज अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ये बात गिवन है आर्टिकल 355 में। सो रिमेंबर, क्विक रिवीजन, आर्टिकल 355 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दो ड्यूटीज दी हैं। पहली ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। रिमेंबर, आर्टिकल 352 में जो कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, उसमें ओरिजिनली 3 ग्राउंड गिवन थे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। इस इंटरनल डिस्टर्बेंस वाले ग्राउंड को बाद में बदल कर दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन बाय मोरारजी देसाई बाय 44th अमेंडमेंट। लेकिन आर्टिकल 355 में अभी भी जो ये वर्ड है इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये गिवन है। तो अगर इंडिया के किसी भी स्टेट में, मान लो कोई बॉर्डरिंग स्टेट है, पंजाब है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, किसी भी स्टेट में अगर किसी भी तरह की इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए या एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है उस स्टेट को प्रोटेक्ट करना। और जो दूसरी ड्यूटी है वो है टू मेक श्योर दैट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया इज गवर्नड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, ये बात सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग अ लीगल काउंसिल। लीगल काउंसिल मीन्स लॉयर। अब ये स्टेटमेंट जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आर्टिकल 22 की। व्हाट इज आर्टिकल 22? आई एम श्योर यू ऑल रिमेंबर। आर्टिकल 22 बात करता है कि अगर हमें कभी अरेस्ट किया जाता है तो हमारे पास क्या राइट्स हैं। अब वो अरेस्ट कोई भी एजेंसी कर सकती है, पुलिस भी कर सकती है अरेस्ट, स्टेट पुलिस, सीबीआई भी कर सकती है, एनआईए भी कर सकती है, डिपेंड कि क्राइम कौन सा है। करप्शन का केस है तो सीबीआई है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, और कोई अगर नॉर्मल अदर क्राइम है तो स्टेट पुलिस हमें अरेस्ट कर सकती है। तो अगर हमें अरेस्ट किया जाता है तो हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या राइट्स दिए हैं, वो गिवन है आर्टिकल 22 में। और वो क्या राइट्स हैं? पहला, कि मुझे चार्जेस बताए जाएंगे कि मेरे ऊपर चार्जेस क्या हैं जिसलिए मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। और दूसरा, मुझे अपने चॉइस के लॉयर से कंसल्ट करने की भी परमिशन दी जाएगी। सो आई हैव अ राइट टू कंसल्ट अ लीगल काउंसिल, अ लॉयर, अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ माय चॉइस। ऑफ कोर्स चॉइस मतलब मुझे उसको पैसे भी देने हैं तो अफोर्ड भी कर पाऊं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि दिल्ली से फलाने वकील को बुला के लाओ सबसे एक्सपेंसिव लॉयर। चॉइस मीन्स अफोर्डेबिलिटी। ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू ऑल नो दैट देयर इज लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जिसके अंडर कुछ लोगों को फ्री गवर्नमेंट लॉयर भी प्रोवाइड किया जाता है। खैर, और जो दूसरा हमारा राइट है वो ये कि अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। और मैजिस्ट्रेट से मतलब है जज, ना कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर, ये आपको पता होगा। और दूसरा, जो जज जितने समय के लिए मुझे कस्टडी में देगा, पुलिस की कस्टडी में, उससे ज्यादा पुलिस या सीबीआई या एनआईए मुझे कस्टडी में नहीं रख सकती। अंडरस्टूड? उसका मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए कस्टडी में अलाउ किया गया है उससे ज्यादा नोबडी कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी। करेक्ट? लेकिन ये सारे राइट्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे। ये एक्सेप्शन गिवन है। कहां गिवन है? आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में गिवन है। और क्या एक्सेप्शन है?
कि अगर आप किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट हुए हो, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर पार्लियामेंट का जो लॉ है वो है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और स्टेट्स का अपना अपना भी लॉ होता है। तो अगर मुझे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अरेस्ट किया गया है तो फिर मेरे पास ये राइट्स नहीं होंगे। और दूसरा एक्सेप्शन, अगर मैं एनिमी एलियन हूं, अगर मैं एनिमी एलियन, एलियन मीन्स फॉरेनर, एनिमी मीन्स मैं किसी ऐसे देश का सिटीजन हूं जिसके साथ इंडिया इज एट वॉर, जो कंट्री उस समय हमारा एनिमी है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कल को अगर इंडिया चाइना के बीच एक फॉर्मल वॉर होती है तो एट दैट टाइम चाइना विल बी आवर एनिमी। तो उस समय चाइना के सिटीजन्स जो इंडिया में होंगे, अगर वो अरेस्ट होते हैं तो उनके पास आर्टिकल 22 अवेलेबल नहीं होगा, राइट तो अगर मैं अरेस्ट होता हूं तो स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट्स हैं, जरूरी नहीं है कि वो मुझे लॉयर दें अगर मैं अरेस्ट हुआ हूं अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स, वो एग्जेम्प्ट करता है स्टेट्स को क्या करने से, फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल लॉयर टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट। अच्छा, और अब आते हैं आर्टिकल 22 पे, सॉरी आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये कहता है कि भाई अगर मेरे ऊपर किसी क्राइम का एलिगेशन है तो मुझे फोर्स नहीं किया जाएगा कि मैं अपना क्राइम मानूं, और अगर मैं अपना क्राइम मानता भी हूं पुलिस के सामने, पुलिस मुझे फोर्स नहीं कर सकती। अगर मैं मानता भी हूं तो उस एडमिशन ऑफ क्राइम को जुडिशरी में एज एविडेंस यूज किया नहीं जा सकता, तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए पुलिस के सामने अगर आप अपना क्राइम एक्सेप्ट भी कर लेते हो, आप किसी डॉक्यूमेंट पे साइन भी कर देते हो, तो उसको एज एविडेंस कोर्ट नहीं मानेगा। लेकिन इस चीज को कुछ केसेस में पार्लियामेंट रिवर्स कर सकती है, और पार्लियामेंट ने ये किया था पोटा एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा 2002। अब ये याद रखो, पोटा एक्ट को बनाया गया था जब देश में बहुत ज्यादा गुस्सा था टेररिज्म को लेके, और वो गुस्सा था क्योंकि 13 दिसंबर 2001 में 13 दिसंबर को हमारी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था। एंड यू ऑल नो कि आवर पार्लियामेंट इज लाइक अ सिंबल ऑफ आवर डेमोक्रेसी, इट्स अ टेम्पल ऑफ आवर डेमोक्रेसी, वो मंदिर है हमारे लोकतंत्र का। तो जब हमारी पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक बहुत स्ट्रांग लॉ लेकर आया, इसका नाम था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो इस एक्ट में यह कहा गया कि अगर कोई टेररिस्ट जो एक्यूज्ड है वो पुलिस के सामने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है, कन्फेस कर लेता है, तो उसको एज एविडेंस आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब इसको आर्टिकल 20 का एक्सेप्शन बनाया गया, लेकिन यहां पे वो क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 भी सही है और 2 भी सही है, 3 इज रॉन्ग। तो आई होप इस क्वेश्चन की मदद से हमने आर्टिकल 20 क्लॉज 3 रिवाइज कर लिया, आर्टिकल 22 हमने रिवाइज कर लिया, आर्टिकल 22 के जो 2 एक्सेप्शंस हैं, एनिमी एलियन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो भी हमने रिवाइज कर लिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है रिट्स। तो आपको पता है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह के रिट्स इशू करने की पावर है टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स, और ये रिट्स यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, मेन एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मेंडेमस, मेंडेमस मीन्स व्हाट, वी कमांड, रिमेंबर वी कमांड, कोर्ट कमांड करता है। और क्या कमांड करता है कि भाई आप अपनी ड्यूटी करिए, या अपनी ड्यूटी इस तरह से मत करिए सो दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दिस पर्सन, जो मेरे सामने आया है, इसके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की जा सके। अच्छा, मेंडेमस हमेशा किसी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक एजेंसी, पब्लिक कंपनी, पीएसयू के अगेंस्ट ही इशू होता है। तो याद रखना है, मेंडेमस इज ऑलवेज इशूड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज, पब्लिक ऑफिशियल्स। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी कोई पब्लिक काम कर रही है, जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है,
वो प्राइवेट हो सकता है, लेकिन एजुकेशन काम कैसा है, वो पब्लिक का काम है। या कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट एंटिटी सरकार के बिहाफ पे कोई काम कर रही है, तो उसके अगेंस्ट भी मैंडेमस का ये रिट इशू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर मैं दिल्ली से, मान लो मुझे आगरा जाना है ताजमहल घूमने, और मैं एक्सप्रेस वे पे जाऊं, और जेपी वाला मुझे बोलते कि नहीं तुम मेरा एक्सप्रेस वे यूज नहीं करोगे क्योंकि तुम फलानी कास्ट के हो या फलाने रिलीजन के हो, तो अरे, तो आप मेरी रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स के ऊपर अगर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो मेरा तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएगा। तो भले ही वो हाईवे, एक्सप्रेस वे प्राइवेट है, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक के यूज के लिए है, तो उस केस में मैं कोर्ट जा सकता हूं, और कोर्ट जेपी वालों को क्या इशू कर सकता है, मैंडेमस का रिट इशू कर सकता है। लेकिन जनरल रूल क्या है, जनरल रूल इज कि मैंडेमस इज इशूड ओनली टू द पब्लिक अथॉरिटीज, पब्लिक ऑफिशियल्स एंड पब्लिक कंपनीज, नॉट टू प्राइवेट। ये जनरल रूल है। अब वो क्या बोल रहा है, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट, यहां सही बात है, अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी, सही है। तो अगर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई पब्लिक ड्यूटी कर रही है, पब्लिक तरह का काम कर रही है, मैंने आपको एग्जांपल दिया एजुकेशन का या एक्सप्रेसवे का, सड़क का, तो उस केस में उस एंटिटी के खिलाफ, उस प्राइवेट कंपनी के खिलाफ मैंडेमस इशू हो सकता है। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी। नहीं नहीं भाई, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है, वो पीएसयू है, और वो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, तो मैं कोर्ट जा सकता हूं, और कोर्ट इसको इशू करेगा मैंडेमस कि आप मत करिए, आप ऐसा करिए। तो प्राइवेट के अगेंस्ट इशू नहीं होगा, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके अगेंस्ट मैंडेमस इशू हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यू वारंटो। व्हाट इज क्यू वारंटो? व्हाट इज योर अथॉरिटी? रिमेंबर, तो प्रीलिम्स में वो यही पूछेगा, पांचों आपको रिट्स दे सकता है, राइट, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुररी, क्यू वारंटो, और राइट साइड में क्या देगा, उनके मतलब, राइट। फॉर हेबियस कॉर्पस मींस टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंडेमस वी कमांड, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, टू प्रोहिबिट, सर्चुररी टू बी सर्टिफाइड, क्यू वारंटो मींस व्हाट इज योर अथॉरिटी। अब ये रिट कब इशू होता है, जब कोई पब्लिक ऑफिशियल किसी ऐसी पोस्ट को होल्ड करके बैठा है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जयललिता के अगेंस्ट ये रिट इशू हुआ था व्हेन शी वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर, व्हेन शी वाज नॉट इवन एलिजिबल टू बिकम एन एमएलए। तो वो ना एमएलए थी और ना एमएलए बनने के लिए एलिजिबल थी, और वो सीधे क्या अपॉइंट हो गई, चीफ मिनिस्टर। तो उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटाने के लिए कोर्ट ने क्या इशू किया था, रिट ऑफ क्यू वारंटो। सवाल यह है कि अगर मैं कोर्ट जाता हूं क्यू वारंटो की रिट फाइल करने कि जी हमारे तो फलाने जो मंत्री हैं, और देखो ये रिट हमेशा आप तब फाइल करोगे जब किसी बड़े पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर के ऊपर कोई सवाल है। किसी छोटे मोटे ऑफिस के लिए आप ये रिट की रिक्वेस्ट लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। तो अगर मैं ये रिट कोर्ट में फाइल करता हूं, तो क्या उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए मैं खुद एलिजिबल होना चाहिए? अंडरस्टूड? तो जो इंसान कोर्ट जा रहा है ये बोलकर कि देखो ये आदमी इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो जो पिटिशनर है, शुड ही हिमसेल्फ बी क्वालिफाइड टू होल्ड दैट पोस्ट? द आंसर इज नो। इसका मतलब कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट, मींस कोर्ट जाने के लिए वो एलिजिबल है, भले ही वो खुद क्वालिफाइड ना हो उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर विल बी 1 and 3 ओनली, 2 सेकंड इज रॉन्ग। अंडरस्टूड? तो इस टॉपिक के बहाने से, इस क्वेश्चन के बहाने से, रिमेंबर आपको पांचों रिट्स रिवाइज करनी है, पांचों रिट्स का जो मतलब है वो रिवाइज करना है, किसके अगेंस्ट वो इशू होती हैं, कब इशू होती हैं, लोकस स्टैंडाई कहां पे एप्लीकेबल है, कहां पे एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको रिवाइज करना है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लेजिस्लेशन मतलब अ लॉ which confers on executive or administrative authority unguided मतलब uncontrolled, discretionary, uncontrolled, discretionary power, मतलब कोई ऐसा लॉ या कोई ऐसा ऑर्डर जो किसी ऑफिशियल को, किसी बॉडी को अनलिमिटेड पावर दे रहा है,
तो क्या होगा, इससे किस चीज का वायलेशन होगा? It will be a violation of Article 14 because Article 14 includes the concept of rule of law. Remember, rule of law कहाँ पे given है? Article 14 में वो implicit है, it is implied, it is implicit. और rule of law के क्या features हैं जो एवी डाइसी ने दिए थे? पहला, कि जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, मतलब आप गवर्नमेंट को या सरकार के किसी ऑफिशियल को अनगाइडेड पावर नहीं दे सकते, अनकंट्रोल्ड पावर, डिस्क्रिशनरी पावर आप नहीं दे सकते। हर ऑफिशियल, हर ऑफिस होल्डर की पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, लिमिटेशंस होंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड गवर्नमेंट। सेकंड फीचर क्या है रूल ऑफ लॉ का? कि आम जो नागरिक होते हैं उनके पास सिविल राइट्स और लिबर्टीज होती हैं, सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज। और तीसरा, जब पुलिस किसी का एनकाउंटर कर देती है तो अखबार में आर्टिकल नहीं आते बड़े बड़े कि दिस इज वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, क्योंकि पुलिस ने जिसका एनकाउंटर किया है वो क्राइम के लिए एक्यूज था, वो क्राइम कोर्ट में साबित नहीं हुआ था। तो रूल ऑफ लॉ ये कहता है जब तक किसी का क्राइम कोर्ट में प्रूव ना हो जाए तब तक आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। यही है कानून का राज, अंधा कानून नहीं है। अंडरस्टूड? तो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो गिवन है, इम्प्लिसिट है, डायरेक्टली गिवन नहीं है, वो इम्प्लिसिट है इन आर्टिकल 14। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर? ओके। तो रूल ऑफ लॉ के ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी अक्सर न्यूज में रहता है, राइट टू प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है? तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे और राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ गिवन था? आर्टिकल 19(1)(f) में और आर्टिकल 31 में। इन दोनों ही आर्टिकल्स को डिलीट कर दिया किसने? बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। और उन्होंने क्या कर दिया? एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया, आर्टिकल 300A। और उसमें क्या लिखा कि राइट टू प्रॉपर्टी विल बी अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स एज पर लॉ। लॉ बनाकर जो सबको राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगा वो सब पर्सन्स को मिलेगा। इसका मतलब वो राइट हमें लॉ से मिलेगा। तो कैसा राइट हो गया? वो लीगल राइट हो गया और सबको मिलेगा, मतलब सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, एलियंस को भी मिलेगा। सो आंसर इज बी। तो राइट टू प्रॉपर्टी की जो ये पोजीशन है ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, विच इज इट इज अ लीगल राइट एंड इट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। याद रखना वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। कौन कौन से राइट्स हैं? रिमेंबर, आर्टिकल 15, 16, उसके बाद आर्टिकल 19, उसके बाद आर्टिकल 29 और 30। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ हम इंडियन सिटीजन्स को हैं। इसका मतलब आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 17, 18, 20, 21, 22 ये सारे फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजन्स मतलब एलियंस को भी अवेलेबल हैं। लेकिन सिटीजन्स को कौन कौन से हैं? ये वाले आर्टिकल्स। तो इनको याद रखने के लिए ऐसे याद रखो कि 15, 16 टुगेदर लाइक अ कपल, एक जोड़ी है, कपल है। 29, 30 की एक जोड़ी है, कपल है साथ में। आर्टिकल 19 सिंगल है एंड इट इज रेडी टू नॉट मिंगल, जो कि उसका फोकस किसके ऊपर है? प्रीलिम्स के ऊपर है। तो मिंगल नहीं करेगा, वो सिंगल है फिलहाल। तो इन दोनों को ऐसे याद रखो, 15, 16 लगातार हैं, 29, 30 लगातार हैं, एंड देन वी हैव आर्टिकल 19। क्लियर? नेक्स्ट, 2021 प्रीलिम्स अब ये बात कर रहा है कि जब आपको अरेस्ट किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें गिवन है। तो हम आर्टिकल 22 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ने पढ़ा था ना, अभी पीछे क्वेश्चन आया था अभी। तो आर्टिकल 22 के हिसाब से जब आप अरेस्ट होते हो तो 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने लेकर जाया जाएगा। जज के पास कितने ऑप्शन है? जिसके बाद 3 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला ऑप्शन पुलिस क्या बोलेगी कि माय लॉर्ड ऐसे ऐसे एफआईआर फाइल हुई है, इस आदमी के खिलाफ फलाना फलाना इल्जाम है, देखो कॉपी आपके टेबल पर रखी है एफआईआर की, देख लीजिए, और हमें इस आदमी से पूछताछ करनी है, इंटेरोगेशन करनी है, तो आप इस आदमी को हमारी कस्टडी में दे दीजिए। उसी को बोलेंगे पुलिस कस्टडी, पुलिस
कस्टडी या उसको बोलते हैं रिमांड। रिमांड, क्लियर? अच्छा, आप अरेस्ट हुए तो आपका वकील क्या बोलेगा? नहीं नहीं जज साहब, मेरा क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है, कुछ नहीं किया इस लड़के ने, ये सब झूठी एफआईआर है माय लॉर्ड, और मेरे क्लाइंट का रिकॉर्ड देखिए, पढ़ा लिखा लड़का है बिल्कुल, कोई इसका पास क्राइम नहीं इसने किया माय लॉर्ड, पहला पहला क्राइम किया है, नया नया करियर का शुरुआत है माय लॉर्ड, प्लीज इस बच्चे को जाने दो, बेल दे दो। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? बेल। जज साहब क्या बोलेंगे कि ना, ना तो मैं इसको पुलिस कस्टडी में दूंगा, ना इसको मैं छोड़ूंगा, इसको मैं रखता हूं अपनी कस्टडी में, आज से तुम मेरे हुए, तो तुम जज साहब के हुए, तो वो क्या बोलते हैं उसको फिर? जुडिशियल कस्टडी। अब जब आप पुलिस की कस्टडी में होते हो तो कहां रहोगे आप? थाने में रहोगे, पुलिस स्टेशन में। आपके रहने की उचित व्यवस्था कहां की जाएगी? पुलिस थाने में। खातिरदारी कौन करेगी? पुलिस करेगी, हर तरह की खातिरदारी, खाना पीना ठुकाई पिटाई सब पुलिस करेगी। जब आप जज की कस्टडी में हो तब कहां रहोगे? तब आप जेल में रहोगे। आपके रहने की उचित व्यवस्था कहां की जाएगी? जेल में की जाएगी। और जब आप जेल में रहोगे तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आपसे कुछ और पूछताछ करनी है तो जज की परमिशन के बिना वो आपसे पूछताछ नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो अब देखो, जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ मैजिस्ट्रेट, जज की कस्टडी में है, एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन। नहीं नहीं नहीं, अगर आप जज की कस्टडी में हो तो आपको कहां रहने की व्यवस्था कहां की जाएगी? जेल में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पुलिस स्टेशन में नहीं, जेल में रहोगे आप, तो ये गलत है स्टेटमेंट। क्लियर? सेकेंड, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी, अगर आप जज की कस्टडी में हो, जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है, आईओ जिसे बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो आपसे नहीं मिल सकता, इंटरोगेट नहीं कर सकता बिना किसकी परमिशन के? कोर्ट की। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर विल बी 2 ओनली। अंडरस्टूड? ओके, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये, एग्जाम से पहले रिवाइज करना जरूरी है, वरना आप एग्जाम हॉल में प्रेशर के अंडर, टाइम क्रंच के अंडर, यू आर वेरी वल्नरेबल टू गेटिंग कंफ्यूज, राइट? ओके, नेक्स्ट, प्रीलिम्स 23, ये रिजर्वेशन की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335। ये आर्टिकल क्या कहता है कि भाई एससीज और एसटीज के जो क्लेम्स हैं, किस चीज में क्लेम्स? दावे इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में, उन दावों को प्लीज जरा कंसीडर किया जाए। इसका मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को, स्टेट को ये एनकरेज कर रहा है कि आप एससी एसटीज को रिजर्वेशन दो। लेकिन इस आर्टिकल में एक बात और लिखी है कि रिजर्वेशन देते समय एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को आपको ध्यान में रखना है, एफिशिएंसी खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस आर्टिकल 335 में एफिशिएंसी को डिफाइन नहीं किया गया कि आपका एफिशिएंसी से क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन? दैट हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन आर्टिकल 335। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी। नो, it does not define. So answer is C. Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, right? Coming to next question, judicial review बहुत ही important concept है, basic concept है. Please look at the question. Let me have a sip of water. Yes, what is the answer? तो जुडिशियल रिव्यू की पावर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास है एंड हाई कोर्ट्स के पास है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं होती है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो बराबर है, इन द सेंस कि आप पार्लियामेंट का भी एक लॉ हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। और ये क्या बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट? No high court shall have the jurisdiction to declare any central law, मतलब पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसको हाई कोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकता। कर सकता है भाई, बिल्कुल कर सकता है। तो दिस इज रॉन्ग। तो हाँ, ये हो सकता है, मान लो कल को गुजरात हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट के किसी लॉ को डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में, वो हो सकता है, लेकिन पावर है हाई कोर्ट के पास।
So this statement is wrong. Second, an amendment to the Constitution of India cannot be called into question in the Supreme Court. कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो. अगर संविधान का कोई अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो आप बिल्कुल उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो. और ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वी ऑल नो हैज बीन वेल एस्टैब्लिश्ड बाय द केशव नंदा भारती केस. ये ऑलरेडी हम जानते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो आंसर विल बी नाइदर वन नॉट टू. राइट? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स 2017. लेट अस सी क्या बोल रहा है वो. रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, a legislative process has been provided to enforce these duties. ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सेपरेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस गिवन नहीं है. पार्लियामेंट अगर चाहे तो पार्लियामेंट एक ऑर्डिनरी लॉ बनाकर किसी भी ड्यूटी को लीगली एनफोर्सेबल बना सकती है, लेकिन कोई स्पेशल लेजिस्लेटिव प्रोसेस गिवन नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग. एंड सेकेंड, they are correlative to legal duties. No. Correlative means that they go hand in hand. ऐसा नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज आर वॉलंटरी इन नेचर. हम उन्हें कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई ड्यूटी मेरी लीगल ड्यूटी है, लॉ है उसके लिए, तो भाई लॉ तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा ना. लॉ को थोड़ी मैं ऐसे वायलेट कर सकता हूं. तो लीगल ड्यूटी वॉलंटरी नहीं है. आई हैव टू परफॉर्म इट. Whereas fundamental duties are voluntary in nature. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो आंसर फिर क्या होगा? डी. बोथ आर रॉन्ग. अंडरस्टूड? ओके, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो. मतलब जो सबसे खराब स्टेटमेंट है उसको एलिमिनेट करो. जैसे ऑप्शन डी पे आओ. ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट. किसी भी देश की स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, नॉट राइट्स. नहीं. लॉजिक से सोचो. कोई ऐसा देश है जहां डेमोक्रेसी नहीं है और वहां के डिक्टेटर ने अपने देश के लोगों को सिर्फ ड्यूटीज दे रखी हैं. ये करो, ये करो, ये करो, ये करो. तो ऐसे देश में कुछ समय तक तो स्टेबिलिटी आ सकती है, बट इट इज लाइक क्रिएशन ऑफ अ प्रेशर कुकर कि आपने लोगों को सिर्फ ड्यूटीज दे रखी हैं. ये ड्यूटी, ये ड्यूटी, ये ड्यूटी. कभी ना कभी वो प्रेशर कुकर फटेगा, सीटी बजेगी, लोग रिवोल्ट करेंगे, रिबेलियन, क्रांति आएगी, तो वो स्टेट स्टेबल नहीं रहेगा. सो दिस इज रॉन्ग. तो एक स्टेबल स्टेट के लिए आपको राइट्स भी लोगों को देने पड़ेंगे. सी पे आ जाओ. राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन. देखो हम सबकी जो पर्सनैलिटी है, हम सबके अंदर जो एक नेचुरल पोटेंशियल है ग्रो करने का, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, उसको ग्रोथ को हासिल करने के लिए हमें कुछ राइट्स चाहिए, कुछ लिबर्टीज चाहिए. इमेजिन करो कल को आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये एजुकेशन नहीं ले सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपको ये अलाउड नहीं है. तो क्या ऐसे केस में, जैसे हिटलर ने किया था जूस के खिलाफ जर्मनी में, तो जो लॉज बनाए गए थे उन लॉज के हिसाब से 14 साल के बाद कोई ज्यू पढ़ाई नहीं कर सकता, ज्यूज को लाइब्रेरीज में जाना अलाउड नहीं था, ज्यूज को बीचेस पे जाना अलाउड नहीं था, ज्यूज को कुछ पार्क्स में जाना अलाउड नहीं था. मतलब आप ज्यूज की जो ग्रोथ है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो. तो एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के लिए लोगों को राइट्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या उनको अपनी ड्यूटीज का एहसास नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है. सेकेंड, ऑप्शन बी, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी. नो भाई, राइट्स हमें सोसाइटी के अंदर ही एंजॉय करने हैं. तो हाउ कैन राइट्स बी इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी? तो बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट. ऑप्शन ए इज द आंसर. राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज. क्योंकि हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं और जो हमारे कर्तव्य हैं, वो साथ साथ चलते हैं. अगर मेरा मान लो अपने पेरेंट्स से, अगर मैं एक बच्चा हूं, तो मेरा अपने पेरेंट्स से जो अधिकार है वो पेरेंट्स की क्या बन जाती है? ड्यूटी बन जाती है. अगर सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जाना ये मेरा राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है टू एनफोर्स माय फंडामेंटल राइट. इसका मतलब किसी का राइट किसी और की ड्यूटी बन जाती है, तो दे आर कोरिलेटिव. आंसर ए होगा. कंफ्यूज मत होना, उसने क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये नहीं बोला है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, वो दोनों कोरिलेटिव नहीं है.
क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर लीगली एनफोर्सेबल, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट। तो उसने सिर्फ क्या बोला है, इट जस्ट सेज राइट्स एंड ड्यूटीज, उसने फंडामेंटल वर्ड यूज नहीं किया है, तो आंसर इज ए, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीलिम्स 2021, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब ये देखो एग्जामिनर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है, फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये जो हमारा पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस हमारा पार्ट 4 डीपीएसपीज, इनके बीच जो टेंशन चल रही थी आफ्टर संविधान केम इनटू फोर्स, उसी टेंशन को लेके ये क्वेश्चन बनाया गया है। और टेंशन क्या थी कि जब हम लैंड रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 वायलेट हो रहे थे, लेकिन स्टेट क्या बोला, गवर्नमेंट क्या बोली कि जी हम तो डीपीएसपी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और डीपीएसपी कौन से, आर्टिकल 39B और C। वही आर्टिकल्स क्या कहते हैं कि भाई स्टेट ध्यान दो कि आपके देश की जो वेल्थ है कहीं वो वेल्थ कॉन्सेंट्रेट ना हो, और जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो देश के पास रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरह से यूज करो कि वो कॉमन गुड हो, सबका भला हो उन रिसोर्सेज से। तो आर्टिकल 39B एंड C जो डीपीएसपीज हैं वो ये कहते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी देनी है, और रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड फॉर एवरीबडीज गुड। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगी तो ये डीपीएसपीज वायलेट होंगे, तो आंसर विल बी बी, राइट। ओके, अच्छा, यही जो कॉन्फ्लिक्ट था वो था रिजर्वेशन को लेके। तो जब स्टेट ऑफ मद्रास ने कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन स्टार्ट किया था, तो एक ब्राह्मण वुमन चंपाकम दोरेराजन मद्रास हाई कोर्ट गई थी, वहां से वो केस जीती, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, रिमेंबर दैट। ओके, एनीवेज अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे प्रीलिम्स के ऊपर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, एमओएस एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। हाँ, ये 4 तरह के मिनिस्टर होते तो हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये गलत हो गया, राइट। एंड द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द पीएम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। हाँ, सही है। तो आपको याद होगा 90s में कोalition गवर्नमेंट के टाइम पे एक समय ऐसा आया था जब पीएम के पास 100 से ऊपर मंत्री थे, क्योंकि अगर आपको सारी पार्टीज को खुश रखना है तो 2-4 2-4 5-7 5-7 आपको मंत्री सबके बनाने पड़ेंगे। तो उस चक्कर में द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सीडेड 100। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, संविधान को अमेंड किया और लिमिट लगा दी, कितनी, 15% ऑफ लोअर हाउस। पर इसमें याद रखना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, स्टेट्स के लिए 15% ऑफ विधानसभा, बट स्टेट्स में मिनिमम मिनिस्टर्स भी हैं, और वो कितने हैं स्टेट्स में, मैक्सिमम तो ये है, मिनिमम कितना है, मिनिमम 12। क्योंकि भाई कुछ स्टेट्स की विधानसभा काफी छोटी है ना, मान लो गोवा में 40 एमएलए होते हैं, तो 40 का 15% निकालो, कितना आएगा, 6 सीएम को मिला के। मतलब गोवा का सीएम सिर्फ 5 मंत्रियों से पूरा स्टेट चलाएगा तो मुश्किल है। सिक्किम में 32 एमएलए हैं, तो कितना आएगा 15%, 4.5 सीएम को मिला के। मतलब सिक्किम का चीफ मिनिस्टर केवल 3.5 मंत्रियों के साथ स्टेट चलाएगा, तो मुश्किल है ना भाई। तो इसीलिए स्टेट्स में मिनिमम 12 लेकिन मैक्सिमम कितना है, 15% ऑफ विधानसभा। और तीसरा याद रखना कि दिल्ली में एक्सेप्शन है संविधान में, आर्टिकल 239A में। क्या एक्सेप्शन है, आर्टिकल 239AA, कि दिल्ली में जो मिनिस्टर्स हैं वो 10% होंगे विधानसभा के। तो दिल्ली विधानसभा है 70 एमएलए, 10% कितना आएगा, 7 सीएम को मिला के। तो दिल्ली की जो मैडम हैं, मुख्यमंत्री साहिबा हैं, वो सिर्फ 6 मंत्री ही अपने साथ रख सकती हैं। अंडरस्टूड, वेरी गुड। ओके, तो इसका आंसर आप कर ही लोगे अटेम्प्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अटॉर्नी जनरल, ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। तो आर्टिकल 76 में गिवन है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन कैसी होती हैं, सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर। टर्म क्या होता है, नॉट फिक्स्ड। कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ये है कि जब सरकार बदलती है,
क्योंकि अटॉर्नी जनरल कौन होता है? सरकार का वकील है। तो भाई मेरा वकील कौन होगा तो मैं डिसाइड करूंगा ना। तो अगर सरकार बदलेगी तो अगला पीएम अपना वकील खुद डिसाइड करेगा। तो जब सरकार बदलती है तो पिछले पीएम ने जिसको अपॉइंट किया था अटॉर्नी जनरल, वो खुद बेखुद क्या कर देते हैं? रिजाइन। ये कन्वेंशन है। तो कन्वेंशन क्या है कि एजी रिजाइन्स विद चेंज ऑफ गवर्नमेंट, विद चेंज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, एजी के पास क्या पावर्स होती हैं? पावर्स नहीं, इसको कहना चाहिए प्रिविलेजेस, दैट ही कैन पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, और वो पार्लियामेंट की किसी कमिटी के मेंबर भी बनाए जा सकते हैं, और उनके जो प्रिविलेजेस होते हैं वो सेम होते हैं एज एमपीज। मतलब उनको बोलने की आज़ादी है, उनको किसी भी बोलने के ऊपर आप उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, उनको आप अरेस्ट नहीं कर, ये सारे प्रिविलेजेस जो एमपीज को होते हैं वो प्रिविलेजेस अटॉर्नी जनरल को भी दिए जाते हैं। उनको रिमूव करने का कोई ग्राउंड, उनको रिमूव करने का कोई ग्राउंड या प्रोसीजर संविधान में मेंशन नहीं है। अंडरस्टूड? अच्छा, एक और बात कि अटॉर्नी जनरल तो एक आदमी है, तो भाई सरकार का इतना सारा लीगल काम होता है, एक आदमी संभाल लेगा अकेले? नहीं ना। तो उसके अंडर कौन होता है? तो अंडर अटॉर्नी जनरल वी हैव सॉलिसिटर जनरल, उनके अंडर वी हैव एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और उनके अंडर होते हैं बहुत सारे लॉयर्स। ये पूरी टीम होती है। लेकिन संविधान में सिर्फ किसका जिक्र है? संविधान में सिर्फ अटॉर्नी जनरल का जिक्र है। तो अब देखते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर दी ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। नो नो, ये नहीं है, ये गिवन नहीं है, दिस इज रॉन्ग। अटॉर्नी जनरल हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री मीटिंग्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड सेकेंड, according to Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government resigns। नहीं नहीं, ये कन्वेंशन तो है कि जब सरकार रिजाइन करेगी या चेंज होगी तो एजी रिजाइन कर देते हैं, लेकिन ये कन्वेंशन है, ये संविधान में गिवन नहीं है। तो दिस इज रॉन्ग। तो आंसर विल बी डी, नाइदर वन नॉट टू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर न्यूज में रहता है, और ये राघव चड्ढा के केस के बाद तो ये टॉपिक फिर से न्यूज में आ गया है। ठीक, अच्छा, ये भी देखा गया है कि यूपीएससी कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेती है, मैंने खुद देखा है, जो इवेंट्स अभी अभी हुए हैं 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, उन इवेंट्स को लेकर भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है। इसका मतलब 20 दिन पहले तक कि जो इवेंट्स हो रहे हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, वो क्वेश्चन आ सकता है। तो राघव चड्ढा केस के बाद ये एंटी डिफेक्शन लॉ फिर से न्यूज में आ गया है। अच्छा, बेसिक्स क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता ही है। 52nd अमेंडमेंट ने ऐड किया था 1985 में। कहाँ पे गिवन है? 10th शेड्यूल में गिवन है। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? YB छवन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। क्या क्या प्रोविजंस हैं? पहला, कि जिस पार्टी के टिकट से मैं चुनाव लड़ा था, MP MLA बना, अगर मैंने वो पार्टी वॉलंटरली रिजाइन कर दी, छोड़ दी, पार्टी मुझे धक्का मार के निकाल दे, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इफ आई वॉलंटरली रिजाइन फ्रॉम द पार्टी ऑन हुज टिकट आई वॉज इलेक्टेड टू द हाउस, देन आई विल बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। पहला ग्राउंड। दूसरा, अगर मैं अपने पार्टी के खिलाफ वोट करूं या वोट ना करूं, तो अगर मैं वोट अगेंस्ट करूं पार्टी के खिलाफ, या मैं एब्सटेन कर जाऊं, तो भी मुझे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तीसरा, अगर मैं नॉमिनेट हुआ हूं राज्यसभा में या विधान परिषद में, अगर मैं नॉमिनेट हुआ हूं, तो मेरे पास 6 महीने का टाइम होता है पार्टी ज्वाइन करने का। रिमेंबर 12 MPs होते हैं फ्रॉम कौन से फील्ड्स? लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस, लाश, डेड बॉडी। ये डेड बॉडी के जो 12 MP होते हैं, इनके पास 6 महीने का टाइम होता है पार्टी ज्वाइन करने का। क्योंकि ये 12 लोग कौन होते हैं? दे कैन बी एकेडमिशियंस, एजुकेशनिस्ट, दे कैन बी स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म स्टार्स। तो ये लोग कई बार नॉन पॉलिटिकल होते हैं, तो इनको हम 6 महीने का, देखो लॉजिक से समझना है तो आपको याद रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो ये समझो कि जो 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, कई बार ना वो लोग पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते हैं, तो हम उनको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं कि आप अपनी पॉलिटिकल जो पसंद नापसंद है उसके हिसाब से आप पार्टी ज्वाइन कर लो, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। उसके बाद करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे।
तो नॉमिनेटेड एमपीज के पास 6 मंथ्स का टाइम होता है, नॉमिनेटेड के पास 6 मंथ्स होते हैं। और चौथा, जो एमपीज एमएलएज इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होते हैं, निर्दलीय, उनको अपना पूरा 5 साल लोकसभा या पूरा 6 साल राज्यसभा में किसी पार्टी को वो ज्वाइन नहीं कर सकते, सपोर्ट कर सकते हैं, पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। क्लियर? अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन की पावर किसकी होती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जिस हाउस का आप एमपी हो, तो अगर मैं लोकसभा का एमपी हूं तो मुझे स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, राज्यसभा का एमपी हूं तो मुझे राज्यसभा के चेयरमैन डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, अगर मैं किसी स्टेट की विधानसभा का एमएलए विधायक हूं तो उसी स्टेट के स्पीकर, और अगर मैं विधान परिषद का एमएलसी हूं तो उसी विधान परिषद के चेयरमैन मुझे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन कितने टाइम में करना है, उसकी कोई लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की लिमिट लगाई है, लेकिन संविधान में कोई लिमिट गिवन नहीं है। तो अब जरा देखो, द एंटी डिफेक्शन लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पार्टी विद इन 6 मंथ्स। नहीं भाई, 6 महीने के अंदर कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? तो ये स्टेटमेंट गलत है। और ये कौन है आप जानते ही हैं, ही वॉज मिस्टर गयालाल, हरियाणा के विधानसभा के एमएलए थे। उन्होंने पता नहीं 15 दिन में 3 बार, पता नहीं 5 बार पार्टी चेंज कर दी। एक बार तो सुबह सो के उठे तो खुद ही भूल गए, चलिए रात को जब मैं सोया था तो कौन सी पार्टी में था। तो उन्हीं के नाम से क्या स्टेटमेंट फेमस है, आयाराम गयाराम, आयाराम गयाराम है, राइट? ओके। द एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच, यस ये स्टेटमेंट सही है, सो आंसर विल बी 2 ओनली। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, रिमेंबर, पार्लियामेंट वहां पे सुप्रीम है या सॉवरेन है, अनलाइक हमारे केस में या अमेरिका में जहां पे संविधान सुप्रीम है। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम इज बेस्ड ऑन सॉवरेनिटी और सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट, अगर कोई मैटर, किसी ऐसी मैटर की बात कर रहा है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक होनी है, तो इन मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनती है। ये बात सही है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मींस मिनिमम 5 जजेस। तो या तो 5 जज होंगे या 7 होंगे, 9 होंगे, 11, 13 जज की कौन सी बेंच थी? केशव नंदा भारती केस। तो अगर किसी केस में सुप्रीम कोर्ट को किसी लॉ की, किसी अमेंडमेंट की, किसी भी ऑर्डिनेंस की कि वेदर दैट लॉ और ऑर्डिनेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, उसको एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेटअप करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, सो आंसर विल बी 2 ओनली। क्लियर? ओके, नेक्स्ट 2025 प्रीलिम्स, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। So the exercise of this power by the president can be subject to limited judicial review. Yes. तो आर्टिकल 72 के अंदर अगर कोई आदमी प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन भेजता है, मर्सी पिटीशन, दया याचिका, कि महामहिम राष्ट्रपति मुझे ऐसे ऐसे फलाना फलाना सजा हुई है, कृपया करके दया दिखाएं और मुझे ऐसा करें, तो उस मर्सी पिटीशन पे राष्ट्रपति जो डिसीजन लेंगे, क्या उस डिसीजन को मैं कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूं? हां, कर सकता हूं, लेकिन ऑन वेरी लिमिटेड ग्राउंड्स। लिमिटेड किन ग्राउंड्स के ऊपर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कोर्ट में कि प्रेसिडेंट ने मुझे इसलिए माफ किया या नहीं किया क्योंकि मैं फलानी कास्ट का हूं या फलानी रिलीजन का हूं, या जिस विक्टिम के खिलाफ मैंने क्राइम किया था वो विक्टिम इस कास्ट का था या थी, इसलिए मुझे माफ नहीं किया। अगर ऐसे किसी मेलिशियस ग्राउंड के ऊपर राष्ट्रपति ने अपना डिसीजन लिया है तो आप उसके डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। अदरवाइज द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन पार्डनिंग पावर इज फाइनल एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आती है अंडर लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। सही बात है। और दूसरा, the president can exercise this power without the advice of the central government. No, 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 no. ये पावर उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो किसी को पार्डन करना है या नहीं करना है, इट हैज टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो ये काम संभालती है। तो स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर विल बी ओनली फर्स्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट
स्पीकर को लेके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, जब लोकसभा डिसॉल्व होगी तो स्पीकर तुरंत रिजाइन नहीं करते हैं। मिस्टर ओम बिरला कब करेंगे रिजाइन? जब अगली लोकसभा चुनी जाएगी और उसकी जब पहली मीटिंग होने वाली होगी उससे जस्ट पहले स्पीकर रिजाइन कर देंगे। तो वो क्या बोल रहा है, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है द स्पीकर शैल नॉट वेकेट, वो ऑफिस से रिजाइन नहीं करेंगे अंटिल, कब तक? इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। हाँ, जब नई लोकसभा की पहली मीटिंग होने वाली होगी उससे जस्ट पहले स्पीकर विल रिजाइन। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, according to the provisions of the Constitution of India, a member of the House of the People on being elected as a speaker shall resign from his political party। नहीं भाई, अब देखो स्पीकर का काम होता है हाउस को न्यूट्रली चलाना, उसकी प्रोसीडिंग्स को इस तरह से कंडक्ट कराना कि वो इम्पार्शियल हो। इसीलिए हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में ये कन्वेंशन है कि जो एमपी जैसे ही स्पीकर इलेक्ट होता है वो तुरंत अपनी पार्टी से रिजाइन कर देता है कि देखो भाई मैंने रिजाइन कर दिया, अब मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, अब मैं हाउस को चलाऊंगा बिल्कुल इम्पार्शियली। बट अनफॉर्चुनेटली दिस हेल्दी कन्वेंशन इज नॉट डेवलप्ड इन आवर लोकसभा। तो जो एमपी स्पीकर इलेक्ट होता है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन नहीं करता है और संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो वो क्या बोल रहा है कि वो रिजाइन करता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, दिस इज रॉन्ग। एंड थर्ड, द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। उसको आप रिमूव कैसे कर सकते हो? बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। तो लोकसभा को एक रिजोल्यूशन पास करना होता है बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। यस, उस समय जो मेंबर्स होंगे, मतलब 543 एमपीज हैं। अगर उस समय कोई वैकेंसीज हैं तो आप उसको माइनस करोगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे, इससे ज्यादा। तो अगर ये इवन नंबर है तो आप +1 करोगे, अगर ये ऑड नंबर है तो आप +1 नहीं करोगे, आप राउंड ऑफ करोगे। तो उस रिजोल्यूशन से लोकसभा जब पास करेगी तब जाके आप स्पीकर को रिजाइन करोगे, लेकिन आपको 14 डेज का एक नोटिस देना होता है। ये बात सही है। तो स्टेटमेंट इज सी 1 and 3। सो आई होप these questions and the topics, the core concepts related to these questions, we have been able to revise them। आपको help हुई होगी। अगर हाँ तो please let me know, and if really this video has helped you then please share it with at least one of your co-aspirant। और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके प्लीज फर्स्ट पार्ट देखें। हम अगले पार्ट में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे, PYQs, और उनकी हेल्प से हम रिमेनिंग कोर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। See you all, study well, take care, bye bye।